हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दो डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट तथा दूसरी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की होगी। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। क्या जिस बात का डर था वही ही होने जा रहा है। कोरोना महामारी पर नियंत्रण के उद्देश्य से 25 मार्च को देश में लॉकडाउन शुरू हुआ तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 थी। 20 दिन में यह संख्या बढ़कर 10,000 तक पहुंच गई और अब हालात ये हैं कि रविवार को देश में एक दिन के भीतर 40,000 मरीज सामने आ गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि देश में महामारी के सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके कारणों पर भी जाना होगा और इसके समाधान पर भी। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि 500 मरीज सामने आने पर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की तो उसकी मंशा बीमारी के सामुदायिक संक्रमण को रोकने की थी। शुरुआती दौर में राज्य सरकार भी सतर्क रही और जनता भी। देश में 68 दिन लॉकडाउन चला तो हालात नियंत्रण में नजर आए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला सरकारें भी बेफिक्र हो गई और जनता भी। मध्य प्रदेश में चला राजनीतिक नाटक सबके सामने है। राजस्थान में इन दिनों जो हो रहा है किसी से छिपा नहीं। पिछले 10 दिन से राज्य सरकार होटल में बंद है। मरीजों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है, लेकिन सरकार और तमाम राजनीतिक दल जनता की चिंता छोड़कर राजनीति खेल खेल रहे हैं। ऐसे में कोरोना को बेकाबू होने से भला कौन रोक सकता है। बीते 15 दिनों के हालात का विश्लेषण करें तो लगता नहीं कि राज्य सरकार कोरोना को लेकर गंभीर रही है। ऐसा लगता है जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। जो बच सकता है बच जाए। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन फिर शुरू किया गया है, लेकिन गंभीरता कहीं भी नजर नहीं आ रही है। प्रशासन की सख्ती है और न सतर्कता। देश आज जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रहा है। इसे गंभीरता के साथ ही लेने की ज़रूरत है। सवाल यह उठता है कि राजनीतिक टकराव को क्या इस समय टाला नहीं जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को क्या मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ना नहीं चाहिए। हालात अभी बिगड़े जरूर हैं, लेकिन इस बात में
कोई संदेह नहीं है कि सामूहिक प्रयास किए जाएं तो बड़े खतरे को टाला जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को लेकर कई तरह की आशंकाएं जता चुका है, लेकिन हम उसे गंभीरता से नहीं ले रहे। यही हाल रहा तो कोई आश्चर्य नहीं कि कोरोना मरीजों के मामले में हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ दें। जरा सोचिए कि उस स्थिति में देश का क्या होगा। अर्थव्यवस्था पहले ही चौपट हो चुकी है। मरीजों की तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो स्थिति नियंत्रण के बाहर होते देर नहीं लगेगी। अब भी समय है जब हम खतरे को पहचानने और नए सिरे से कोरोना के विरुद्ध रणनीति बनाएं। महीने भर सिर्फ और सिर्फ बीमारी से लड़ें। हालांकि फिर से पूरे देश में सख्त लॉकडाउन आर्थिक मोर्चे पर देश को और तोड़ देगा, पर और कोई उपाय न हो तो इस पर भी विचार करें कि सावधानीपूर्वक इसे किस तरह लागू किया जाए कि संक्रमण चक्र भी टूटे और आर्थिक बर्बादी भी कम हो। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। अपने म्यूजिक बैंड के साथियों के साथ एक इवेंट की म्यूजिकल नाइट में परफॉर्म करने के लिए सिंगर राजन समंदर के किनारे बसे इस महानगर में पहली बार आया था। यहाँ रहने वाली उसकी फेसबुक महिला मित्र और उसके गीत, गज़ल और उनके वीडियो की प्रशंसक नेहा को मैसेंजर पर निमंत्रण देने के बाद भी वह म्यूजिकल नाइट में नहीं आई थी। राजन अगले दिन सुबह नेहा से मिलने मैसेंजर पर प्राप्त उसके घर के पते पर पहुंच गया। डोरबेल बजाने पर मुख्य दरवाज़ा खुलते ही एक महिला बाहर आई और राजन का परिचय जानकर उसको अंदर ले गई। उस सुंदर सी भद्र महिला ने राजन को ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठने का इशारा किया और बोली, आप बैठिए मैडम, कुछ ही देर में आती है। यह कहकर वह अंदर चली गई। ड्राइंग रूम का साइज और सजावट किसी महल के सजे हुए हॉल से कम नहीं थी। वहाँ एक और रखे सितार और हारमोनियम घर में संगीत के माहौल की गवाही दे रहे थे। कुछ ही देर में ड्राइंग रूम में अधेड़ उम्र की बेहद खूबसूरत महिला ने प्रवेश किया। उसे देखते ही राजन पहचान गया कि वह नेहा ही है। राजन के दिल में उसकी खूबसूरती की प्रशंसा में सुर सजने लगे। राजन ने सोफे से उठकर नेहा को गुलदस्ता दिया। नेहा ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। बातचीत की शुरुआत
करते हुए नेहा ने उससे म्यूजिकल नाइट वाले प्रोग्राम के बारे में पूछा और बहुत देर तक उनमें यह सिलसिला जारी रहा। नेहा से बातचीत के दौरान राजन ने एक अजीब बात अनुभव की। नेहा राजन को बोलने के कुछ समय बाद उसकी बात का जवाब देती थी। वह जवाब देने से पहले कुछ समय के लिए राजन के पीछे की दीवार की ओर देखती थी। हंसी की किसी बात पर भी वह राजन के हंसने के बाद हंसती थी। राजन को उसका इस तरह रिएक्ट करना समझ नहीं आया। बातचीत के दौरान राजन को महसूस हुआ कि उसके सोफे के पीछे कुछ दूरी पर कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो उसे यहाँ आने पर दरवाजे पर मिली महिला वहाँ खड़ी थी। वह हाथों से कुछ इशारे कर रही थी। राजन यह सोचने पर मजबूर हो गया कि जब वह महिला बोल सकती है तो वह इशारे क्यों कर रही है। राजन हैरान और परेशान हो गया। किसी तरह हिम्मत करके उसने नेहा से जानना चाहा कि यह सब क्या हो रहा है। नेहा उसे बताने लगी, जिस महिला के हाव भाव देखकर आप असहज हैं वह मेरी भाषा सहायक सरला है। आज से लगभग 25 वर्ष पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी होने के बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं जिंदगी और मौत की जंग में तो जीत गई, लेकिन मुझे सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो गया। बहुत इलाज करवाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी संगीत में बहुत रुचि थी। सुरों का ज्ञान होने के कारण अच्छा गा भी लेती थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जिंदगी के साथ वो सुर भी बिखर गए। जिंदगी तो आहिस्ता आहिस्ता जख्मों को भरते हुए कई कमियों के साथ पटरी पर आ गई, लेकिन मैं चाहकर भी अपने बिखरे सुरों को समेट नहीं पाई। वो मेरे लिए आज तक बिखरे हैं और ताउम्र बिखरे ही रहेंगे। गुजरते वक्त के साथ संवाद के लिए मैंने सांकेतिक भाषा सीखी। मैं किसी से भी रूबरू बात हूँ तो सरला उस व्यक्ति के पास बैठकर या उसके पीछे खड़े होकर उसकी बात सांकेतिक भाषा में मुझे समझा देती है और मैं उसका जवाब दे देती हूँ। आपके गाने के वीडियो को मैं सुन तो नहीं पाई, लेकिन सरला की सहायता से उनके सुरों को मैंने शिद्दत से महसूस जरूर किया है। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।